अब देखिए भाई, हमने अभी तक एक चीज देखी थी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है, भाई एज पर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t² - 60 और कहा जाता है कि वेलोसिटी ढूंढो, तो हम क्या करते थे भाई v इज इक्वल टू ds/dt। लेकिन अगर इसकी उल्टी कहानी की जाए तो मतलब अगर आपको वेलोसिटी दी जाए, अगर वेलोसिटी दे रखी है भाई एज पर एग्जांपल t² - t³ + t और कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई देखो, जब वेलोसिटी चाहिए थी तो मैंने डिफरेंशिएशन किया था, अब मैं क्या करता हूं भाई, मुझे स्पीड डिस्प्लेसमेंट चाहिए मतलब s चाहिए, मैं इसको यहां लेके जाता हूं v dt = ds। मुझे क्या चाहिए स्पीड चाहिए, लेकिन ds का मतलब क्या होता है एक छोटी सी स्पीड, एक छोटे से समय के लिए स्पीड। ds मतलब एक छोटे से समय के लिए स्पीड। भाई तो ये छोटा समय, छोटा टाइम, छोटा टाइम, छोटा टाइम को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे पूरी स्पीड मिल जाएगी। यस, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बेटा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर s से v आने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो v से s पे आने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलो इंटीग्रेशन जो है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ का मैथमेटिकल टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। बेटा इंटीग्रेशन जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक डेफिनेट, भाई डेफिनेट का मतलब जो हमने पहले देखा था, उसकी एक लिमिट होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। भाई जैसे मैं डेरिवेशन सीखा था तो डेरिवेशन में क्या देखा था कि 0 से s तक, 0 से t तक, 0 से u से v तक, इनिशियल से फाइनल एक रेंज होती है। अगर रेंज है तो उसको हम बोलेंगे डेफिनेट, और उसके रूल्स आपको पता है कि भाई डिफरेंशिएट किया फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास रेंज नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट, जिसमें मेरे पास रेंज नहीं है, नो रेंज इज अवेलेबल। अब भाई जब रेंज ना हो, जब इनडेफिनेट हो तो क्या होगा, तो देखो अगर मान लो कि मेरे पास x dx का इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होती थी, इसके पावर में n है तो आंसर n पावर में n+1 अपॉन n+1। हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लस c कर देंगे। क्या करेंगे प्लस c, c का मतलब कांस्टेंट। भाई ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं और अगर हमारे पास रेंज ना हो तो उस रेंज के बदले हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जरूर आएगा, तभी जाके मुझे ये पूरा परफेक्ट आंसर मिलेगा। इसको डिटेल में आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथ्स में कॉन्सेप्ट आएगा। इंटीग्रेशन एक्चुअली आपके 12th में आता है मैथ्स में, बट उसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई ये कांस्टेंट होता क्या है। अभी से कितना याद रखो कि अगर इनडेफिनेट है तो हम प्लस सी लगाएंगे। प्लस सी इससे लगाया जाता है कि मुझे रेंज नहीं पता, सो कहाँ से कहाँ तक करूँगा, उसके लिए मैं एक कांस्टेंट है जो मैं ऐड करूँगा, तब जाके मुझे परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब भाई हम इसको ढूंढेंगे कैसे, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे कैसे, तो आपके क्वेश्चन में आपको कुछ दिया होगा भाई, जैसे एज पर एग्जांपल फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट s। देखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट s at t = 3 seconds if the body is at rest at initial। आपको है ना बच्चों को क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जाएगी, कुछ ऐसा बताया गया होगा जिसकी मदद से आप इस सी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं हम।
ठीक है, इंटीग्रेशन के दो टाइप, डेफिनेट हमने पहले से सीख चुके हैं, इनडेफिनेट किस तरीके से किया जाएगा। चलिए सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो अगर मुझे इसमें करना है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv dt या v dt, चलिए ये v है ना, हमने वही देखा था ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब रेंज नहीं है मतलब ये इंडेफिनिट हो जाएगी। सो भाई हम v के बदले ये लिख देंगे t स्क्वायर माइनस t क्यूब प्लस t। अब भाई जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते थे वैसे ही इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हो, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t क्यूब बाय 3 पावर में 2 प्लस 1 माइनस पावर में 3 प्लस 1 एंड प्लस t स्क्वायर। ठीक है, इनडेफिनेट होने के कारण हम क्या कर देंगे, यहाँ पे c लगा देंगे। अब मुझे इस c की वैल्यू पहले निकालनी है, मुझे क्या करना है, इस c की वैल्यू पहले निकालनी है। तो भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, भाई बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब वेलोसिटी जीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा और टाइम भी जीरो हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, एट इनिशियल आपको जो दे रखा है उसमें से ही करना है। इनिशियल बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसका टाइम जीरो। भाई इनिशियल में जब हम चले ही नहीं है तो टाइम कहां से होगा, टाइम तो जीरो पे होगा। ठीक है, सो हम क्या कर देंगे, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 माइनस टी रेज़ टू 4 बाय 4 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हमें क्या करना है, अब भाई हम क्या कर रहे हैं, इसी में हम s और t के बदले जीरो रख रहे हैं, जो हमें कंडीशन दी है उसके डिपेंडिंग। तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c। तो भाई c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 0, तो सबसे बेस्ट है। देयरफॉर s इज इक्वल टू t क्यूब बाय 3 माइनस प्लस टी स्क्वायर बाय 2। c के बदले हमने 0 पुट अप कर दिया। अब भाई क्या करते हैं, हमको क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो हम t के बदले 3 सेकंड यहां पे रख देते हैं। s इज इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 3 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसका क्या हो जाएगा, 27 बाय 3 माइनस 9 9 जा 81 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, एलसीएम लेके पिक्चर ओवर। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 81 बाय 4 प्लस 9 बाय 2। क्या नीचे दिख रहा है, जी दिख रहा है, थोड़ा इसको और नीचे कर दे मैं। ओके ठीक है, बढ़िया। तो भाई ये क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो भाई एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4। सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 81, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18 अपॉन 4। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा s इज इक्वल टू 36 प्लस 18 कर लेते हैं पहले, 6 प्लस 8 14, 4 प्लस 1 5 54 माइनस 81 डिवाइड बाय 4 प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2 माइनस 27 अपॉन 4। इसका मतलब माइनस 6 24, 3 बचा 30, 7 जा 28, 2 5 माइनस 6.75 मीटर। भाई ये हमारा आंसर है।
अब माइनस में आंसर आया मतलब नेगेटिव हो जाएगा। भाई हमने लास्ट लेक्चर में नेगेटिव पॉजिटिव की बात की थी। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया यहाँ तक? भाई यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है और गिवन क्या है, एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड्स टू। भाई जब 5 सेकंड हुआ तो उस समय एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड और मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी गई, कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो बच्चा लोग अगर आपको याद हो, एक सेकंड और भाई तो हम कुछ ऐसा करते थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, v इज इक्वल टू a dt कर दूंगा। तो पहले मुझे v मिल जाएगा और इसकी मदद से मुझे c मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले वेलोसिटी ढूंढ लूंगा। अब उस वेलोसिटी का फिर से एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और मुझे इसके अंदर भी एक c मिलेगा। तो उसके लिए भी आपके क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, एंड वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। भाई आपको बोल दिया गया है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है और वेलोसिटी कितनी है, ये गिवन कंडीशन है। चलो इसको भी देखते हैं कैसे करना है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू a dt। a के बदले हम क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 1। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट, t इसके ऊपर क्या है, पावर में 2, तो 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 माइनस 1। बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट हो क्या आ जाएगा, सिंपल t, ओके, एंड प्लस c। अब आपको बोला जा रहा है कि वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, कब, जब t 5 है। गिवन कंडीशन, बड़ा गिवन कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकंड। देखो 5 सेकंड पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, क्वेश्चन में बोल दिया है। सो हम क्या कर देंगे, v के बदले 1 और t के बदले 5 इस इक्वेशन में रख देंगे। सो v इज इक्वल टू 3t क्यूब, भाई 3 तो कट जाएगा ना, सो क्या बचेगा, t क्यूब माइनस t प्लस c। v के बदले 1, t क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब t के बदले 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 5 प्लस c। 1 इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 माइनस 5 प्लस c। 125 माइनस 5 120 प्लस c, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 120 हो जाएगा माइनस 119 इज इक्वल टू c। तो मैं देखो इस बार c 0 नहीं हुआ, इस बार c की कोई वैल्यू मिली। अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। सो v, therefore v इज इक्वल टू t क्यूब माइनस t, भाई ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये आ गई मेरी वेलोसिटी, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलिए नाउ डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। v कितना मिल गया मुझे, t क्यूब माइनस t माइनस 119 dt। अब पहले इसका इंटीग्रेशन t क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, t रेज़ टू 4 अपॉन 4, 3 + 1 अपॉन 3 + 1 माइनस t स्क्वायर बाय 2, इसके पावर में क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2 माइनस 119। बच्चा ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के समय क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर। अब कांस्टेंट बाहर निकल गया तो t तो है ही नहीं, तो सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा t। भाई याद रखना बच्चा लोग,
जब कुछ भी नहीं होगा, देखो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन t आ जाता है। याद रखना ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस c। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे। सो भाई गिवन कंडीशन, भाई जो कंडीशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर और t टाइम कितना है 5 सेकंड। चलिए ये वैल्यू उठा के इसमें रख लेते हैं। सो s इज इक्वल टू t⁴/4 माइनस t स्क्वायर माइनस 1190 प्लस c। s के बदले 2 t⁴ 5⁴ डिवाइड बाय 4 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 119 into 5 प्लस c। 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 और ये हो जाएगा 45 9 and 5 प्लस c। क्या बोल रहे हो? ओके भाई इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर मैथ्स के यार, और कुछ नहीं है। इतना तो मैथ्स हम 9th 10th में कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा भारी क्वेश्चन है बट करना पड़ेगा। 2 इज इक्वल टू 625 माइनस इसका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई माइनस 50 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 5 are 20 36 38 20 and 23 डिवाइडेड बाय 4। इसको यहाँ पे ले लेते हैं तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 625। मैं पहले इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 13 2 4 प्लस c 8 माइनस इसका जो भी आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 या 5, ये हो गया 14 में से क्या 8 एंड 1। भाई देखो प्लस माइनस माइनस, तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, उसको मैं उठा के यहाँ लेके आता हूँ, तो माइनस का प्लस इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू हो गया 1813। भाई यहाँ से मुझे ये c मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे ये वाले वैल्यू पुट कर दूंगा। तो भाई कहाँ लिखूँ, ये मिटा देता हूँ भाई, आपको करना तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो मैं ये मिटा के लिखूँ, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो मिल जाएगा। बेटा c की वैल्यू क्या आ गई 1813, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो s इज इक्वल टू t⁴/4 माइनस t²/2 माइनस 1190 प्लस 1813। अभी तो मैंने c की वैल्यू फाइंड की, मुझे क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो भाई t के बदले 2 रखो, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। सो इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 2⁴ डिवाइड बाय 4 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर 119 t के बदले 2 प्लस 1813। ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 9 2 जा 18 3 2 प्लस 1813। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। माइनस माइनस देखो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस कर सकते हो। भाई प्लस माइनस तो आई थिंक आप सबको आता है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से कर देता हूँ
4 प्लस 1813 तो 1817 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 240, इसमें से माइनस करो तो 7, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 1577 मीटर, इतना आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1.577 किलोमीटर, ठीक है। आंसर मीटर में आएगा, क्यों? बिकॉज आपको ये क्वेश्चन मीटर में दे रखा है। आप देखो क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड यूनिट यूज हुई है, मीटर की, टाइम की, सबकी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आंसर भी स्टैंडर्ड मीटर में आएगा, उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है क्या किया यहाँ पे? अच्छा बच्चा लोग, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे बस वो इतने ही थे, मतलब अब आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेथड सेम रहेगी, तरीका सब कुछ सेम रहेगा। आओ भाई नवा टॉपिक हम देख लेते हैं, ग्राफ। भाई कई बार आपको एग्जाम में ग्राफ दिए जाते हैं और उस ग्राफ में से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछा जाता है, प्लस JEE या नीट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड। कैसे क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं। अब भाई मैं एक स्पीड टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, स्पीड टाइम का। सो मान लो कि वो ग्राफ कुछ ऐसा है। भाई हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो एंगल है ये थीटा, ये एक्चुअली क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। अब स्लोप कैसे ढूंढा जाएगा? तो भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। भाई हम क्या लेते थे, मान लो कि ये डिस्टेंस ले गया, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, यहाँ पे x1 y1, इस जगह पे h2 y2। भाई हमने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है कि स्लोप कैसे ढूंढते हैं। अब बच्चे लोग जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो क्या मैं y2 माइनस y1, भाई ये y2 माइनस y1, तो y2 मतलब क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो जाएगा, y2 मतलब ये डिस्टेंस, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं h2 माइनस s1 और नीचे h2 मतलब ये हो जाएगा ये, और ये डिस्टेंस मतलब कितना होगा ये, सो क्या मैं बोल सकता हूं t2 माइनस t1। भाई s अपॉन t डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये जो ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट का। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है हमको? वेलोसिटी देता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको कोई ना कोई क्वांटिटी बताता है। कौन सी क्वांटिटी बताएगा? डिपेंड करेगा कि उसके x एक्सिस और y एक्सिस में हमने क्या लिया है। हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इसका मतलब कि इसकी जितनी भी स्लोप निकलेगी वो डायरेक्टली आपको वेलोसिटी बताएगा। तो अगर ग्राफ दिया है और पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी बताओ, तो क्या करना है? हमको डायरेक्टली स्लोप फाइंड कर लेना है। अच्छा, अब अच्छा लोग सपोज करो कि मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसको बोलता हूं θ1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? θ2। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कार 1 है और ये कार 2 है, दो कार है। मैं पूछ रहा हूं बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? आपको दोनों का मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, तो मुझे बताओ कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। भाई मैंने क्या बोला? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। भाई स्लोप किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ये एंगल ज्यादा है ना, θ2 ज्यादा है ना। देखो भाई θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये एंगल से बड़ा है, इसका मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। भाई जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा वेलोसिटी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा लोग? अब भाई एक चीज और ध्यान रखो, ये जो एंगल है ना ये हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही बनाया जाएगा, कंपलसरी पॉजिटिव x। सपोज करो कि अगर ऐसा कोई ग्राफ है, भाई तो इस समय आपकी
स्लोप क्या है? क्या आप इसको स्लोप लोगे? नहीं, कभी भी नहीं। ये वाली स्लोप हो जाएगी। स्लोप मतलब एंगल थीटा, और थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया जाता है, यानी कि हमेशा राइट साइड बनाया जाएगा, लेफ्ट साइड कभी भी नहीं। अब देखो यहाँ पे बेटा होगा क्या कि इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो कंपलसरी नेगेटिव आएगी। भाई तुम ये कह रहे थे कि जब आपका लाइन इस टाइप से बनेगी तो आपकी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो एक चीज याद रखना कि अगर थीटा, भाई म्यूट कर दो अपने आप को बेटा। भाई ये जो थीटा है अगर ये लेस देन 90 है तो आपकी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। और अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 है तो भाई ये आ जाएगा नेगेटिव। मतलब देखो जरूरी नहीं कि हर बार वेलोसिटी का ही हो, एक्सेलरेशन भी मिल सकता है। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? मैं अगर स्पीड और वेलोसिटी, यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ, तो जब मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लूंगा तो उस समय जो मुझे स्लोप मिलेगा वो क्या देगा? मुझे एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन। भाई कैसे? v2 अपॉन v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। तो ये जो ग्राफ है वो मुझे दे देगा एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो याद रखना कि अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ढूंढना है तो उसके रिलेटेड ग्राफ होगा, तो हमें क्या करना है? सिंपली उसका स्लोप ढूंढ लेना है। और अगर ये लाइन ऐसी है तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर लाइन ऐसी है तो स्लोप नेगेटिव, यानी कि ये एंगल के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ठीक है बड़ा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? लेते हैं हम लोग ग्राफ से रिलेटेड। भाई अब आपको एक ग्राफ दे रखा है, ओ ए बी सी, ये आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे दे रखा है आपको टाइम। ठीक है, ये 0, ये 10, ये 15, ये 20, और यहाँ पे दे रखा है आपको 5, और यहाँ पे दे रखा है आपको 10। भाई डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड में। आपको कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी इन द रीजन OA, AB एंड AC। OA, AB और BC में आपको, सॉरी AC नहीं BC, 1, 2, 3 इन तीनों रीजन में हमको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड। तो देखिए सबसे पहले OA की बात करते हैं। भाई OA की वेलोसिटी कितनी होगी? पॉजिटिव होगी, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज जो स्लोप बनेगा यहाँ पे वो स्लोप कैसा? 90 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करते हैं OA के लिए? भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब भाई सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको नीचे ऐसे एक्सपांड कर दो तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। या अगर और इजी करना है तो भाई आपने 9, 10 में सीखा था ना, पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स पहले x फिर y, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले x फिर बाद में y, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले x, ठीक है, ये बड़ा 20 इधर है, इसके नीचे ही है, और बाद में y। तो क्या होगा? हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। अब भाई मुझे OA देखना है, OA, तो ये x2 y2, ये x1 y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 अपॉन, भाई बच्चा लोग देखो ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है s, ये मुझे टाइम देता है, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा।
तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 5/10 ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड। OA का मिल गया। अब भाई AB का देख लेते हैं। बच्चों AB की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? देखो AB का अगर मैं AB का एंगल चेक करूं तो क्या ये इसको पैरेलल है? AB पैरेलल x एक्सिस है। अब भाई अगर पैरेलल है तो क्या एंगल 0 हो जाएगा? अब भाई एंगल 0 है तो सीधी सी बात है वेलोसिटी भी तो 0 हो जाएगा। पर देखो इसको समझने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका AB आपके x एक्सिस को पैरेलल है और पैरेलल में हमेशा एंगल 0 है। भाई एंगल कब बनेगा? जब वो टच करेगा। अगर टच ही नहीं कर रहा तो एंगल कैसे बनेगा? तो थीटा 0 है। थीटा मतलब क्या? स्लोप। और स्लोप क्या देता है हमको यहाँ पे? वेलोसिटी। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका कि बेटा ये क्या दिखा रहा है? देखो ये ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही होगी ना। और तीसरा तरीका हम ढूंढ सकते हैं। चलिए कैसे ढूंढेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू h2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। h2 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5। t2 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 10। भाई 5 माइनस 5 0। तरीका कोई भी लगा लो यार, आंसर एक ही आना है। ठीक है। अब BC के लिए देख लेते हैं। भाई BC में वेलोसिटी इज इक्वल टू h2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। सो 5/5 ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। सिंपल। समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आपको ग्राफ दिया हुआ है सेम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। प्लीज अपने आप को म्यूट करो। भाई अब आपको ग्राफ दिया जा रहा है कुछ ऐसा। ओके आपको ये दे दिया गया है 10, ये दे दिया गया है 15 और ये दे दिया गया है सॉरी चलो कोई बात नहीं 15 और 20 और ये दिया गया है 10। बोला जा रहा है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन BC। भाई इस बार सिर्फ BC बोला है। एक्चुअली OA में भी दे सकते हैं, AB में दे सकते हैं। जो पहले था वैसे का वैसे ही करेगा। यहाँ पे मेन है आपको BC। भाई देखो BC लाइन ऐसी है, मतलब ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कंपलसरी कैसी आनी चाहिए? माइनस में आनी चाहिए। भाई देखो एक्चुअली चलो बता देते हैं। चलो फाइंड करके देखते हैं। सो वेलोसिटी इन BC इज इक्वल टू h2 माइनस s1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा h2 यानी कि इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? x 20 और ये 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 15 और 10। तो s2 माइनस s1 0 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस 15। सो देखो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2 मीटर पर सेकंड। है कि नहीं? समझ आया? तो भाई जब भी आपकी लाइन इस तरीके से होगी, जब भी उसका स्लोप एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तो हमेशा आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी आप ढूंढ रहे होंगे वो नेगेटिव आएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है वो। JEE का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। JEE 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। भाई आपको एक स्पीड टाइम का ग्राफ दे रखा है। ये स्पीड, ये दे दिया टाइम।
ये इधर ये बोला बाय 10 और ये बोला बाय 5। आपको बोला गया है which of the following graph of corresponding velocity is correct। आपका ऑप्शन है नंबर 1 2, ये वेलोसिटी है, ये टाइम। बी ये 2 और ये टाइम, वेलोसिटी टाइम। सी ये दे दिया गया है यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया आपकी वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। और ऑप्शन नंबर डी ये दे दिया -2, ये वेलोसिटी और ये टाइम। भाई आपको देखो ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी कौन सा ग्राफ इसमें सही होगा। भाई अगर मैं देखूं, भाई देखो सबसे पहली चीज तो ये एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी, भाई यहाँ पे वेलोसिटी +2 रॉन्ग, यहाँ पे वेलोसिटी +2 रॉन्ग, यहाँ पे वेलोसिटी -2, यहाँ भी वेलोसिटी -2, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा राइट होगा। अब भाई देखो यहाँ पे थीटा, अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल फाइंड करूँ तो ये भी एंगल सेम है ना। भाई देखो ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये भी एंगल सेम। इसका मतलब मैं पूरे लाइन पे कहीं पे भी स्लोप ढूंढूं, स्लोप हमेशा मुझे सेम मिलने वाला है, और स्लोप सेम मिल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है।